जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले अपडेट पैच। दोस्तों यहाँ पर एमका के लिए रोल्स रॉयस ने अपने इंजन का एक बड़ा ऑफर दे दिया है, जिसका इस्तेमाल न केवल मिलिट्री बल्कि सिविलियन एयरक्राफ्ट्स के लिए भी किया जा सकता है। और ये इंजन 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करेगा, जिससे कि दोनों ही देश मिलकर बनाएंगे। यहाँ स्पेशली इस इंजन को दोस्तों हमारे 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट एमका के लिए डिजाइन किया जाएगा। इस इंजन की कई खासियतें हैं, जैसे कि हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो, सुपर क्रूज क्षमता। इवन रोल्स रॉयस ने भारत को इसमें एक और ऑफर जोड़ के दिया है कि इसी इंजन के कोर को बदलकर एक बड़ा फैन इसमें ऐड किया जा सकता है, जिससे कि ये इंजन 140 किलोन्यूटन से ज्यादा थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। और इसका इस्तेमाल जो हमारे सिविलियन एयरक्राफ्ट है और इवन जो हमारे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनमें इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर भारत रोल्स रॉयस के साथ जाता है तो भारत को कई फायदे मिल सकते हैं, जैसे कि रोल्स रॉयस भारत को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, साथ में मिलकर बनाएगा। इवन भारत की एडवांस इंजन बनाने की जो घरेलू क्षमता है वो भी डेवलप होगी और एक ही इंजन को मिलिट्री और सिविल दोनों में इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे कि कॉस्ट भी कम होगी और प्रोडक्शन भी इनका ज्यादा होगा। और ये मेक इन इंडिया के लिए दोस्तों एक बड़ा मौका भी है। और ये ऑफर दोस्तों हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑफर स्पेशली ऐसे वक्त पर सामने आया है जब भारत एमका फाइटर जेट प्रोग्राम और जो भारत की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज हैं वो अपने सिविल एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है। और अगर ये साझेदारी दोस्तों हो जाती है और सफल रहती है तो भारत खुद को एक ग्लोबल एरोस्पेस मार्केट में मजबूत खिलाड़ी के रूप में प्रेजेंट कर सकता है। हालांकि आगे अभी कई सारी चर्चाएं होनी है, जैसे कि टाइमलाइन कितनी है, मतलब कब तक ये तैयार हो जाएगा। इसके अलावा कॉस्ट शेयरिंग भी यहाँ पर देखी जाएगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर भी बातचीत होगी। तो चीजें बहुत है, लेकिन ऑफर बहुत ही जबरदस्त है। इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों डीआरडीओ के स्टार मिसाइल पर एक और बड़ी अपडेट आ गई है। स्टार यानी कि सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल, जिसे कि डीआरडीओ डेवलप कर रहा है। ये मिसाइल दोस्तों एयर डिफेंस यूनिट्स को ट्रेनिंग के लिए बनाई जा रही है। यहाँ तक तो आप सबको मालूम भी है। इस स्टार प्रोग्राम का तो मेन मकसद यही है कि सुपरसोनिक दुश्मनों की मिसाइलों को पहचानने और गिराने की ट्रेनिंग देना है। और इवन दोस्तों इस स्टार मिसाइल की कई खासियतें भी हैं, जैसे कि इसकी स्पीड मैक 2.5 से ज्यादा है। इसमें लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हवा से ही ऑक्सीजन लेता है, जिससे कि मिसाइल हल्की और लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम हो जाती है। इवन दोस्तों इसकी मूवमेंट भी काफी तेजी से हो सकती है। लेकिन दोस्तों अब केवल ये जो स्टार मिसाइल है वो केवल ट्रेनिंग के काम नहीं आएगी, बल्कि जंग के लिए भी इसे तैयार किया जाएगा। बाकायदा अब डीआरडीओ स्टार मिसाइल का एक एयर टू एयर वेरिएंट लेके आने वाला है। और ये स्पेशली मिसाइल दोस्तों दुश्मनों के अवाक्स और उनके रडार सिस्टम को खत्म कर सकती है। इवन इसे हमारे LCA तेजस जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर लगाया जा सकता है। और ये जो नया वेरिएंट होगा स्टार का एयर टू एयर वेरिएंट वाला, इसकी रेंज 175 किलोमीटर तक होगी और इसका रडार क्रॉस सेक्शन दोस्तों बहुत कम होगा, जिससे कि रडार में पकड़ पाना इसे मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों स्टार मिसाइल पे जिस लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी अब अस्त्र मार्क 3 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों पर भी इंटीग्रेट की जा रही है। और रैमजेट इंजन से मिसाइलें काफी तेज, हल्के और ज्यादा दूर तक मार कर सकती हैं। यानी कि स्टार मिसाइल अब केवल एक ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज नहीं होगी, भारत की एक लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल बनेगी, जिसके जरिए भारत दुश्मन के हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को खत्म कर सकता है। वहीं दोस्तों भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी पैन इंडिया ने अपने स्वायत्त L1 नेक्स्ट जनरेशन की लंबी दूरी क्रूज मिसाइल को प्रदर्शित किया है। और ये पहली ऐसी क्रूज मिसाइल होगी जो कि लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज क्षमता वाली होगी। मतलब ये मिसाइल लंबी दूरी तक सटीक स्ट्राइक कर सकती है। इसके अलावा इसके जरिए भारत दुश्मनों के कमांड सेंटर्स, उनके मिलिट्री बेसिस, इवन उनके जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें भी खत्म कर सकती है। इसका लो ऑब्जर्वर डिजाइन है और टेरन हैंगिंग फ्लाइट प्रोफाइल है, जो कि इसे दुश्मनों के रडार से छिपा देता है। यानी कि ये दुश्मनों के एयर डिफेंस को भी पार कर जाती है। इवन दोस्तों जीपीएस सिग्नल नहीं मिलने पर भी ये मिसाइल ऑटोनॉमस रूप से अपने रास्ते को ढूंढ सकती है और लास्ट फेज में सटीक वार कर सकती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें AI का इंटीग्रेशन किया गया है, यानी कि AI बेस्ड सिस्टम लगे हैं जो रियल टाइम की जानकारी लेकर मिशन के रास्ते, खतरे और टारगेट की पहचान कर अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और इस मिसाइल में दोस्तों एडवांस कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक मजबूत, हल्का और मिशन के अनुसार आसानी से बदला जा सकता है। इसकी एक और सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि ये मिसाइल ब्रह्मोस NG और DRDO की जो अन्य क्रूज मिसाइलें हैं उनका पूरक बन सकती है। इसकी लागत भी कम होगी, स्टेल्थ क्षमता भी इसमें रहेगी, एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें है ही। मतलब ये हमारी आर्म फोर्सेस के लिए एक स्ट्रैटेजिक हथियार बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों आर्मी सब मशीन गन का एक नया 9 इंच बैरल वेरिएंट लॉन्च किया गया है और ये भारत की पूरी तरीके से स्वदेशी 9x19 mm मशीन पिस्टल है। और इसे दोस्तों भारतीय सेना के कर्नल प्रसाद और DRDO की ARD लैब पुणे ने मिलकर बनाया है। सिर्फ 4 महीनों में इसका डिजाइन तैयार हुआ है और अब इसके निर्माण की जिम्मेदारी है हैदराबाद की कंपनी लोकेश मशीन लिमिटेड के पास। यहाँ पर दोस्तों ये जो नया वेरिएंट है उसकी काफी सारी विशेषताएं भी है, जैसे कि पुराने मॉडल में 6.5 और 7.2 का बैरल था, जिसकी तुलना में ये काफी लंबा है। मतलब अधिक दूरी और बेहतर सटीकता ये देगा, खासकर की अर्बन ऑपरेशन और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैक्ट ऑपरेशंस में। इसका वेट 2.4 किलो से कम है और ये एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर से बना है।
और इसमें फोल्डिंग स्टॉक, पिकेटनी रेल और एम लॉक स्लॉट्स दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्टिक्स, ग्रिप्स वगैरह जोड़ी जा सकती है। और इसका 9x19 mm पैराबेलम कार्टेज भारतीय सेना के लिए स्टैंडर्ड भी है। इसकी फायरिंग रेट 600 से 800 राउंड प्रति मिनट है और इसका 32 से 33 राउंड हाई कैपेसिटी मैगजीन है और इफेक्टिव रेंज है 100 मीटर और कीमत इसकी 50,000 से शुरू होती है और ये MP5 जैसे विदेशी हथियारों की तुलना में 3 गुना सस्ती भी है। वहीं दोस्तों भारतीय सेना की अब आर्टिलरी फायर पावर बढ़ने वाली है और तीसरी धनुष टोट गन रेजिमेंट तैयार होने वाली है। एक रेजिमेंट में कम से कम 18 तोप होती हैं और अब तक 2 रेजिमेंट्स बन चुकी है। तीसरी रेजिमेंट के लिए इनकी डिलीवरी शुरू हो रही है। पूरी तरह से एक्टिव होने पर कुल 54 धनुष तोपें भारतीय सेना के पास होंगी और धनुष में कई तकनीकी खूबियां जुड़ी गई है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फायर कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक टारगेट एंड बैलिस्टिक कंप्यूटर, हाई एल्टीट्यूड में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है। इसके अलावा इसका सेल्फ प्रोपेल्ड मूवमेंट मोड है और इसकी पर यूनिट कॉस्ट है 14 करोड़ रुपए, यानी कि विदेशी ऑप्शन से काफी सस्ती है और साल में 18 से 24 तोपों का निर्माण किया जा सकता है और भविष्य का लक्ष्य है लगभग 9 रेजिमेंट्स और करीबन 300 धनुष तोपों को तैयार करना है। दोस्तों हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने F-35 और Su-57E के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि भारत की जरूरतें बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए जो कि स्टेल्थ, मल्टी रोल क्षमता और जिसका इंडक्शन के बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑप्शन होना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं कर रहे और हमारा फोकस केवल और केवल एमका पर है, इसीलिए एमका पर तेजी से काम हो रहा है और इसे अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए भी खोल दिया गया है ताकि इसका डेवलपमेंट तेजी से किया जा सके। यानी कि उन्होंने कहा कि ऑफिशियली हमने ये बात कही नहीं है कि हम F-35 लेंगे या Su-57E। दोनों ऑप्शन पर इनफॉर्मली अध्ययन जारी है, लेकिन भारत अपनी रक्षा जरूरतों के हिसाब से अपने फैसले लेता है। वहीं दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करी जिसमें कि राफेल फाइटर जेट बना हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था यूरोपियन फ्रेंड्स यू हैव अ कॉल, जिसका मतलब आप ये समझिए केवल पोस्ट या एक तस्वीर नहीं है बल्कि एक स्ट्रैटेजिक संदेश है। यानी कि यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति साफ तौर पर कह रहे हैं कि यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, अमेरिका पर पूरी तरीके से निर्भर ना रहें और खुद के निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाएं। यहाँ पर दोस्तों रफाल फाइटर जेट एक फाइटर जेट नहीं बल्कि फ्रांस की रक्षा टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता का सिंबल भी है। यहाँ पर राफेल को दिखाने का मतलब ये है कि यूरोप के पास भी एडवांस रक्षा क्षमताएं हैं, बशर्ते कि सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। इवन दोस्तों यूक्रेन जंग ने तो दिखा दिया कि यूरोप को अब अपनी सुरक्षा के लिए अब और ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा और अमेरिका के नाटो पर भी यूरोप को संदेह होने लगा है। यूरोप को अब अपना ग्लोबल रोल खुद तय करना होगा, सिर्फ अमेरिकियों के साथ चलना उनके लिए काफी नहीं है। काफी सारी चीजें जो सामने आ रही हैं। एक पोस्ट डालने का मतलब ये है कि फ्रांस के राष्ट्रपति पूरे यूरोप को अलर्ट कर रहे हैं, यानी कि ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि चेतावनी है। दोस्तों वहीं भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी डेटा पैटर्न्स को 363 करोड़ रुपए की एक डील मिली थी DRDO की तरफ से और इस डील में प्रोटोटाइप रडार सिस्टम बनाना था। कंपनी ने छोटे स्तर पर रडार की परफॉर्मेंस को सफलतापूर्वक दिखाया। उसके बाद अब DRDO ने डेटा पैटर्न्स को हजारों करोड़ रुपए के असली यानी कि फुल स्केल डील दे दी है। यानी कि यहाँ पर मतलब था कि एक छोटा मॉडल बनाकर उसकी काबिलियत साबित की गई और अब भारत सरकार ने विश्वास दिखाते हुए इन्हें बड़ी परियोजना दे दी है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान अब एक बड़ी गलती कर बैठा है। बाकायदा पाकिस्तानियों ने अमेरिका को अपने 2 मिलिट्री बेस यानी कि 2 सैन्य ठिकानों की इजाजत दे दी है। यानी कि ईरान पर अब बड़े हमले की तैयारी शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने लीज पर अमेरिका को ये 2 मिलिट्री बेस दिए हैं। दोस्तों अब पाकिस्तान के इस फैसले से एक खतरनाक स्थिति बन सकती है, क्योंकि इससे पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ जाएगा। मतलब पाकिस्तान अब अमेरिकी मिलिट्री अभियानों का हिस्सा बन सकता है। ईरान इसका अब कड़ा जवाब दे सकता है और खुद पाकिस्तान खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स तो बता रही हैं कि यहाँ पर ये डील हो गई है। ऐसे में ईरान जिसने कि इजराइल तक को भी परेशान कर दिया अपनी मिसाइलों से, अपने ड्रोन से, तो पाकिस्तान से उसके लिए ज्यादा दूर नहीं है। वहीं दोस्तों भारत का जो सबसे छोटा स्पेस रॉकेट जिसे कि हम SSLV कहते हैं यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अब HAL के द्वारा तैयार किया जाएगा। SSLV 500 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है और 500 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच सकता है। बाकायदा इसरो ने HAL को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर दी है और HAL अब इसे स्वतंत्र रूप से तैयार करेगा, प्रमोट करेगा और लॉन्च करेगा। इस बैठक में दोस्तों हालांकि ऑफिशियली कुछ बताया नहीं गया, लेकिन आपको मालूम है कि जो बातें सामने आती है जैसे आर्थिक सहयोग करना, क्षेत्रीय स्थिरता, आपसी संबंधों को मजबूत करना, इन पर बातें हुई हैं। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर एक बड़ा गठजोड़ बन रहा है इन तीनों ही देशों का। इसीलिए दोस्तों इस बैठक के कई मायने हैं जब तीनों देशों ने एक साथ आधिकारिक यानी कि ऑफिशियली बातचीत की है और ये भारत के लिए टेंशन की बात हो सकती है, क्योंकि ये तीनों ही देश भारत के खिलाफ एक मजबूत जियोपॉलिटिकल एक्सेस बना सकते हैं। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।